Hello everyone, I am Monica. I hope you all are fine and preparing hard for exams. Today I am here to discuss with you all 10 common mistakes which you commit while writing science exam. Because of these silly mistakes, you lose marks. So let's have a look at them. First mistake is incomplete reading of question. Incomplete reading of question mean कि sometime there are 2 or 3 parts which have been asked in the same question. They have not been divided into A part, B part, C part. These parts are not mentioned specifically separately and they are embedded in the same question. And what we do, we read the first part and answer it and we skip the next parts कि something else has been asked from you. तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को हम पूरी तरह नहीं पढ़ते, ABC पार्ट्स है तब तो हमें स्पेसिफिकली नजर आता है और हम उन्हें आंसर कर देते हैं, बट समटाइम्स 2 या 3 बातें भी एक ही क्वेश्चन में बिना उन्हें डिवाइड किए पार्ट्स में पूछी जाती हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नेक्स्ट वाले जो उसके पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क एक देखा और वहीं तक क्वेश्चन को समझ के आंसर कर दिया, बट उसके बाद भी कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाता है जो बहुत ज्यादा इलैबोरेटिव नहीं होता, सिर्फ हाँ ना या फिर कोई वर्ड लिखना होता है उसमें. So I give you an example regarding this. Here is the question that a student observed the above phenomena in the lab as white light passes through prism. So among many other colors he observed that position of 2 colors red and violet. What is this phenomenon called? Fine. So you write simply that this phenomenon is called dispersion. But there is another part which has not been specified separately as second part or B part. That question is, what is the reason for violet light to bend more than red light? So sometimes in nervousness or anxiety we skip this part and forget to answer this question because this is for 2 marks, so 1 mark for this part and 1 mark for this part, and this way we tend to lose 1 mark. Let's see another example. I observed कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 22. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान होने वाली घटनाओं को सूचीबद्ध करें. सो इफ वी ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, इट मीन्स दैट वी हैव टू एनलिस्ट द events which take place during the process of photosynthesis. So what we do, there are 3 processes, we have already crammed about it, we write those 3 events in sequence. Fine. But we forget to answer the another part. क्या यह ज़रूरी है कि ये कदम एक के बाद एक क्रम में तुरंत हो? एंड हेयर यू आर रिक्वायर्ड सिंपली टू राइट येस और नो. आपको सिर्फ हाँ या ना लिखना है कि क्या ये कदम एक के बाद एक क्रम में तुरंत हो, इमीडिएटली एक के बाद सेकंड इवेंट हो एंड सेकंड के बाद थर्ड वाला हो. तो ये चीज़ आपको सिर्फ येस और नो लिखने का हाफ मार्क मिलना है बिकॉज ये सेक्शन बी है and this question carries 2 marks, so half mark for these 3 events and half mark for just to write the answer of this part, which normally, and this question came in my school in periodic 2 and most of the students skip to write the answer to this part. वो इस part का आंसर लिखना भूल गए थे और हाफ मार्क उन्होंने यही सिली मिस्टेक से लूज़ किया. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ये यहाँ पर आपके सामने है कि एक केक बेक करने का फ़ैसला किया और बैटर में बेकिंग सोडा मिलाया. तो संतुलित प्रतिक्रिया के साथ मीन्स आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है. बेकिंग सोडा की भूमिका समझाइए. यहाँ पर आपको संतुलित अभिक्रिया यानी बैलेंस इक्वेशन भी लिखनी है. बेकिंग सोडा का रोल भी बताना है कि आपने उसे क्यों डाला है केक बनाते समय एंड और ये पार्ट भी है यहाँ पर कि बेकिंग सोडा के किसी अन्य उपयोग का उल्लेख करें. और हेयर यू कैन सी ये क्वेश्चन नंबर 35 है. सो ये 34th नंबर क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स का है और यहाँ A B C पार्ट स्पेसिफिकली सेपरेटली मेंशन्ड नहीं हैं.
एक ही क्वेश्चन में इस एक सिचुएशन दे दी और आपसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन बेकिंग सोडा की भूमिका और इम्पॉर्टेंस और रोल, एंड बेकिंग सोडा के किसी अन्य उपयोग यानी कोई और उसका यूज़ बताना है। सो ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। और मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी ये बात समझाई थी कि अगर ए बी सी सेपरेटली मेंशन नहीं है तो भी आपने ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ा तो आप समझ जाएंगे कि देयर आर 3 क्वेश्चन आस्क्ड इन द सेम क्वेश्चन, और ए बी सी मार्क्स क्यों अलग से सेपरेटली नहीं मेंशन है तो आपने फर्स्ट पार्ट का आंसर अलग से ऐसे बुलेट बना करके देना है, देन सेकंड पार्ट का अलग सेपरेटली और थर्ड पार्ट का फिर सेपरेटली अलग नेक्स्ट लाइन में। सो इस तरह से एग्जामिनर के लिए रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है और आपके लिए भी ये इजी हो जाता है कि हाँ मैंने क्वेश्चन को फुली अटेम्प्ट किया। सो इस तरह के ये जो मिस्टेक है बच्चे यूजुअली करते हैं, इनकी ओर ध्यान दें, और ये तभी पॉसिबल है जब आप क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली और प्रॉपरली रीड करेंगे। सो नाउ मूव ऑन टू next mistake. And the second mistake is confusion while reading question. No proper reading of questions. Confusion while reading. And it has been observed mainly in case of diagrams. Like budding in yeast has been asked and students draw budding in hydra. Like कि budding सिर्फ hydra में ही होती है. Another example is you have been asked to draw human excretory system and you draw the diagram of nephron, or you have been asked to draw the diagram of nephron and you draw the diagram of human excretory system. आपसे नेफ्रॉन का डायग्राम पूछा जाता है, वृक्काणु का डायग्राम पूछा जाता है, तो आप वहां पर उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम बना देते हैं। एंड एक एग्जाम्पल और एक चीज और ऑब्जर्व की गई है कि अमीबा का नाम देखते ही आप लोग बाइनरी फिशन का, द्विखंडन का डायग्राम बना देते हैं। समटाइम्स उसमें डाइजेशन वाला डायग्राम पूछा होता है, डाइजेशन इन अमीबा, जिसमें फैगोसाइट जिसमें आपका सीडोपोडिया बनता है, जो कूटपाद बनता है, वो वाला डायग्राम पूछा होता है। बट अमीबा का नाम देखते ही आप वहां पर बाइनरी फिशन का डायग्राम बना देते हैं। सो इस तरह की कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो डायग्राम्स के केस में देखी गई हैं। एक और चीज बच्चे बहुत गलती करते हैं एंड दैट इज कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यूट्रस लिख देते हैं बच्चे, जबकि दैट इज फेलोपियन ट्यूब और अंडवाहिका। हम बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और बच्चे उसे यूट्रस या गर्भाशय ही समझ के लिख देते हैं कि दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन का स्थान गर्भाशय है, जबकि वो अंडवाहिका या फेलोपियन ट्यूब है उसका आंसर। तो इस तरह के मिस्टेक्स और कंफ्यूज हो जाना कि हमसे क्या पूछा हुआ है, माइंड में कोई और इमेज बना ली जबकि क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है। सो ऐसी मिस्टेक्स भी बहुत प्रोबेबल है, उनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। जब हम आंसर शीट चेक करते हैं तो ये चीज बहुत बार देखने को मिलती है और ये प्योरली सिली मिस्टेक है जो आपके मार्क्स सीधे लूज करवा देती है। अनदर मिस्टेक इज इन केस ऑफ redox reactions. So mistake in redox reaction, जब आप इनके क्वेश्चंस करते हैं, हिंदी में हम redox reactions को उपचयन अपचयन बोलते हैं। इन रिएक्शंस को करते हुए भी बच्चे बहुत सारी चीजों में गलती करते हैं, लाइक CuO plus H2 it gives Cu plus H2O. This is an example of redox reaction. अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी कि उपचयित हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, अपचयित हो रहा है। सो CuO, इनमें आंसर हमेशा रिएक्टेंट साइड से होगा। रिएक्शन से पहले वाले जो सब्सटेंसेस हैं वही इनका आंसर है। आप यहाँ पे देखिए CuO, दिस इज कॉपर ऑक्साइड, ये रिड्यूस हो रहा है। आफ्टर रिएक्शन इसमें से ऑक्सीजन लूज हो रही है, तो रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना। सो ऑक्सीजन इसमें से निकली है, कॉपर में से नहीं निकली है। कॉपर तो बना है ऑक्सीजन निकलने के बाद, ऑक्सीजन के लॉस के बाद। सो रिड्यूस कौन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड। सो ये आंसर आएगा उसका। और सिमिलरली यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है, आफ्टर द रिएक्शन ये वाटर बन रहा है, इसे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन इससे मिल रही है। सो हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मीन्स उपचयित, और ये रिड्यूस मीन्स
अपचयित। सो हमेशा जो अपचयित कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, यानी कि उपचयित कौन हो रहा है, तो इनके जो आंसर हैं वो रिएक्टेंट साइड से आएंगे यहां से। और जबकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उन्हें प्रोडक्ट साइड से उनके नाम देने लग जाते हैं कि कॉपर रिड्यूस हो रहा है या वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है। फाइन, तो इस मिस्टेक का बहुत ध्यान रखना है, मतलब मिस्टेक का ध्यान नहीं रखना, मिस्टेक नहीं होने देनी है। फाइन, तो ये ध्यान रखिए कि जब भी रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि आपसे पूछा क्या गया है। यूजुअली ये पूछा जाता है तो आंसर हमेशा रिएक्टेंट साइड से देना है। तो फोर्थ मिस्टेक इज forget to put unit with value. In case of numericals, where you are required to find out the value of certain quantity, so you do the calculations very well, बिल्कुल आप ठीक करते हैं, फॉर्मूला ठीक अप्लाई करते हैं, बट इन द लास्ट आप यूनिट लगाना भूल जाते हैं। जो भी चीज आपसे पूछी गई है उसकी वैल्यू आपने ठीक निकाल दी, बट आपने उसके साथ यूनिट नहीं लिखी, सो हाफ मार्क लूज हो जाता है। 2 और 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें से आप अननेसेसरीली हाफ मार्क लूज कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि आपने यूनिट नहीं लगाई वैल्यू के साथ। एंड वन थिंग मोर आई नीड टू टेल यू कि जब आप न्यूमेरिकल को रीड करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, उसमें से डेटा फाइंड आउट करते हैं एंड यू राइट दैट डेटा वट एवर थिंग्स आर गिवन टू यू, जो वैल्यूज आपको गिवन होती हैं। सपोज आई गिव यू एन एग्जाम्पल, यू आर गिवन इमेज डिस्टेंस, this value is given, image distance, yes, object distance you are given, and you are required to find out focal length. Now these must be given in centimeters. Fine, so you are required to put the unit here, and for this deduction of data given in the question you get half mark for this, कि आप वैल्यूज जो ढूंढते हैं क्वेश्चन में से उसके लिए आपको हाफ मार्क मिलता है। आपने वैल्यूज लिख दी, यूनिट नहीं लिखी, तो फिर हाफ में से भी टीचर क्या देगा आपको, वो वहां पर हाफ मार्क भी नहीं देगा। सो जो भी डेटा गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है, उनके साथ भी यूनिट्स लगानी है। और फॉर्मूला लगाने के बाद जो आप कैलकुलेशंस करते हैं, लास्ट में आंसर पर पहुंचते हैं, इवन देन यू मस्ट राइट यूनिट विद दैट वैल्यू। तो यूनिट लिखने के भी हाफ मार्क होते हैं, सो रिमेंबर दिस थिंग। द नेक्स्ट मिस्टेक इज समटाइम्स वी स्किप द होल क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ही हम छोड़ देते हैं, उस पर हमारी नजर नहीं जाती, और बिकॉज ऑफ नर्वसनेस और एंजाइटी और केयरलेसनेस और हेस्ट, एनीथिंग, एनी रीजन में बी देयर, बट हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। सो एक हैबिट बना लीजिए कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते जा रहे हैं उसे आप पेंसिल से लाइटली टिक कर लें इफ यू आर अलाउड, बिकॉज इन बोर्ड एग्जाम्स यू आर नॉट अलाउड टू मार्क एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। इफ इन्विजिलेटर अलाउज यू कैन पुट द मार्क विथ पेंसिल एंड दैट टू लाइटली, बहुत हल्का सा वहां निशान लगा लीजिए। बट इन केस यू आर नॉट अलाउड, तो एक और भी तरीका है कि आंसर शीट के लास्ट पेज पे आप जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जा रहे हैं उस क्वेश्चन का नंबर लिख लीजिए एंड ऑल्सो स्पेसिफाई द सब पार्ट, कि अगर ए पार्ट किया है तो ए पार्ट पे टिक कर दीजिए एंड बी पार्ट को ब्लैंक छोड़ दीजिए इन केस यू हैवंट अटेम्प्टेड। सो उस तरह से भी हम जब हम रिवाइज करने के लिए टाइम रखते हैं तो उसमें ये देख सकते हैं कि कौन से पार्ट्स अभी हमारे नहीं हुए हैं। सो आई शेयर माई एग्जाम्पल विद यू कि व्हेन आई वॉज इन क्लास 10 आई कमिटेड दिस मिस्टेक इन संस्कृत एग्जाम, जिसमें मैं फुल स्कोर किया करती थी, और बोर्ड एग्जाम में आई डोंट नो हाउ आई स्किप्ड 5 मार्क्स क्वेश्चन। So I got 95, I could have scored full marks, लेकिन अपनी मिस्टेक थी मेरी कि मैं वो क्वेश्चन ही मैंने टिक नहीं किया था। बाद में मैंने देखा अरे उस क्वेश्चन पे तो मैंने टिक नहीं किया, ध्यान ही नहीं गया मेरा, और मेरे पूरे के पूरे 5 मार्क्स लूज हुए। सो बहुत गिल्ट होता है, आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा, तो अपनी इस मिस्टेक को ओवरकम कीजिए एंड बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग एग्जाम। And another mistake which many students commit, they apply wrong formula in numericals. I have observed this thing in case of mirror formula, lens formula, or the magnifications. So the next mistake, we give it a caption, apply wrong formula. मेरे बोलते ही आप समझ गए होंगे कि मैं जो मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला का एग्जांपल ले रही हूँ कि मिरर फॉर्मूला में इट इज 1/v प्लस 1/u इज 1/f, एंड ये मिरर के केस में है,
and in the case of lens it is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by r. So इस साइन का बहुत ध्यान रखना है. सपोज आप पूरी कैलकुलेशन ठीक करते हैं, डेटा भी आपने ठीक से डिड्यूस कर लिया क्वेश्चन में, बट अगर आपने फॉर्मूला ही गलत अप्लाई किया है तो फिर वो क्वेश्चन आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा. एंड इन केस ऑफ मैग्निफिकेशन, मिरर्स के केस में जो मैग्निफिकेशन है दैट इज माइनस वी बाई यू, बिकॉज यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ रहा है, और लेंसेज के केस में हेयर इट इज माइनस तो मैग्निफिकेशन इज प्लस वी बाई यू. सो बहुत इजी है इन्हें मेमोराइज करना. अगर आप ओनली मिरर का लर्न कर लें कि व्हाट इज मिरर फॉर्मूला एंड व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, तो लेंस का उसमें रिवर्स है, मिरर फॉर्मूला से रिवर्स लेंस फॉर्मूला है, मिरर्स के केस में मैग्निफिकेशन से रिवर्स लेंस का मैग्निफिकेशन. सो एक चीज को लर्न कर लेंगे और दूसरी बिल्कुल उसका रिवर्स है, ऑपोजिट है. तो इस तरह के मिस्टेक्स और भी इस तरह के एग्जांपल्स हैं जहां हम न्यूमेरिकल्स में गलती कर जाते हैं, हम फॉर्मूला ही गलत लगा जाते हैं और थोड़ा सा ही रॉन्ग करते हैं, और वो थोड़ी सी गलती हमारे पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है और पूरे मार्क्स लूज हो जाते हैं. वही 2 और 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है तो 2 नंबर और 3 नंबर पूरे ही उड़ गए. तो इस चीज का भी खास ख्याल रखेंगे. क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं बहुत केयरफुली पढ़ना है, देखना है उसमें क्या पूछा गया है. एक बार आपने उसमें से समझ लिया क्या करना है, फॉर्मूला उससे रिलेटेड लगा लिया या डायग्राम है, जो भी चीज है, अगर आपने वहां शुरू में अगर आपने स्टार्ट ठीक कर लिया ना तो फिर एंड भी ठीक ही होगा. एंड द नेक्स्ट मिस्टेक इज ऑल्सो रिलेटेड टू फॉर्मूले एंड दैट इज अलॉटिंग wrong sign with value. Like in lens formula or mirror formula, suppose I am here taking the example of lens formula, the value of u is always with minus sign and the focal length of convex lens is always positive. Or you can apply your understanding that your teachers must have told you that when we are going in the direction of incident ray while measuring any distance, then we give positive value to that. So or you can cram also कि that focal length of convex lens is always positive, और concave lens उसका reverse हो जाएगा, वो minus हो जाएगी. U, the object distance को जब हम measure करते हैं we always go opposite to the direction of incident ray, हम आपतित किरण से उल्टी दिशा में इसे मापते हैं. So यहाँ उसकी value के साथ हमेशा minus आता है, U हमेशा minus होता है. So जब आप V कैलकुलेट करेंगे, रफ सा एक डायग्राम आप साथ में जरूर बना लीजिए so that you can verify कि जो आपकी वैल्यू आ रही है या साइन आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम है. समटाइम द रे डायग्राम्स आर आस्क्ड, तो आप वहां पर डेफिनेटली नीटली बना करके दिखाएंगे, और अगर नहीं भी बोला गया रे डायग्राम बनाने को तो भी आप वहां पर रफ सा जरूर बना लीजिए सो दैट यू कैन वेरीफाई योर आंसर. सो ये साइन कन्वेंशन में भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, और वही बात है कि आपने फॉर्मूला सपोज ठीक लगाया, सारी वैल्यूज ठीक पुट कर दी, बट साइन गलत कर दिया तो वो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. तो इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स हमारी ये 2 मिस्टेक्स का हमें ध्यान रखना है कि फॉर्मूला ठीक अप्लाई करना है और साइन जो वैल्यूज के साथ है उन्हें बिल्कुल प्रॉपरली अलॉट करना है, करेक्टली अलॉट करना है. टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 7 मिस्टेक्स. Let's move on to the 8th mistake, and that is slow pace in the start. When we start writing answers, we move at slow pace. We must be aware with the blueprint of question paper. हम वो चीज बहुत बॉदर नहीं करते, प्लान नहीं करके जाते कि नेक्स्ट डे जो हमारा एग्जाम है उसमें कितने क्वेश्चंस आने हैं, किस टाइप के होंगे, कितने सेक्शंस में वो डिवाइडेड होगा, और हाउ वी नीड टू अलॉट टाइम टू एवरी सेक्शन. लाइक इन केस ऑफ साइंस एग्जाम देयर आर 4 sections, there will be 4 sections. Section A, which contains MCQs, assertion reason type questions or objective type questions. You can say 1 marker question है यहाँ पर, 32 marks का है. There are 32 questions. So इन्हें आप 30 to 45 minutes का time allot करेंगे. So keep an eye on the watch कि कितना time हो चुका है और मैं किस लेवल पर हूँ अभी, कितना मेरा पोर्शन हो चुका है. सेक्शन बी जिसमें आपके 2 मार्कर क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ आपके 12 मार्क्स का है. एंड सेक्शन सी 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, सो 21 मार्क्स हैं. एंड सेक्शन डी ये आपके 5 मार्क के 3 क्वेश्चंस हैं, तो 15 मार्क्स का ये है सेक्शन डी. सो इन तीनों सेक्शंस में से आप किसी भी सेक्शन को पहले कर सकते हैं.
सीक्वेंस मेंटेन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जहां आपको कन्वीनियंट है, जो क्वेश्चन आप पहले कंफर्टेबल है करने में, आपको अच्छे से आता है, अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। सो अपना जब आप वॉच को देखते रहिए, टाइम का ध्यान रखिए कि हमें ये जो 3 सेक्शंस हैं ये 2 आवर्स में कंप्लीट करने हैं। सो 30 to 45 मिनट्स हो गया सेक्शन ए, जो 32 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप है, और बाकी ये सारे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं जिनमें आपको डायग्राम बनाना है, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं या कुछ और सब्जेक्टिव लिखना है, उनसे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस होंगे और वो वेरियस पार्ट्स में भी डिवाइडेड होंगे। सो इस पर हमें 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगाने हैं, सो दैट वी गेट 15 मिनट्स to 30 मिनट्स का टाइम फॉर रिवीजन। रिवाइज जरूर करना है सो दैट कि हम देख सकें कि हमारा कोई क्वेश्चन तो स्किप नहीं हुआ, क्या हमने न्यूमेरिकल्स में वैल्यू के साथ यूनिट लगाई है, डायग्राम ठीक से ड्रॉ किए हैं, कोई चीज और तो मिस नहीं हो गई, कहीं आपने स्पेस छोड़ा हुआ है कि वहां मैं आकर के बाद में कोई पॉइंट लिखूंगा, सपोज 3 पॉइंट्स लिखने हैं और आपने 2 लिखे हैं, वो इनकम्प्लीट रह गया है, तो वहां भी एक डॉट लगा दीजिए कि यस मेरा अभी ये अटेम्प्ट मैंने कर लिया है बट अभी कंप्लीट नहीं है। सो इस तरह की थोड़ी स्ट्रैटेजी प्लान कर लीजिए। जो हाफ एन आवर आपको पहले मिलता है फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर के लिए 15 मिनट्स होते हैं, बट उससे पहले 15 मिनट जिसमें आप अपनी डिटेल्स लिखते हैं, सो उस समय पर ये सारी माइंड में सोच लीजिए कि मैं कैसे कैसे प्रोसीड करूंगा या करूंगी। सो अपनी पेस को और टाइम के डिवीजन को ध्यान रखिए, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपके आंसर को, आपके जो क्वेश्चन पेपर का अटेम्प्ट है उसे सक्सेसफुल बनाएगा। नेक्स्ट मिस्टेक में बात करेंगे कि हमें जो कंसेप्ट्स की डेफिनेशंस लिखनी है या लॉस के स्टेटमेंट्स लिखनी है, दे शुड बी प्रॉपर, उनके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इम्प्रॉपर स्टेटमेंट्स, आई हैव रिटन प्रॉपर बट इम्प्रॉपर स्टेटमेंट स्टूडेंट्स लिखते हैं। यहां भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल, इनमें से एक रूल डेफिनेटली इट श्योरली इट विल कम इन एग्जाम। तो हम यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, सपोज दिस इज माय लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर के कंसेप्ट के लिए एंड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। सो सपोज यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन है 4 फिंगर से, इट इज गिवन टू अस। सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, इट इज ऑल्सो गिवन टू अस, इट इज नोन। Now we are using this rule to find the direction of force on the conductor which will be indicated by the direction of thumb. So हमें स्टेटमेंट में क्या लिखना है कि जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, means the forefinger is pointing in the direction of magnetic field, central finger in the direction of current। जो ये मध्यमा है ये विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है, इंडिकेटिंग और इंडिकेट्स ये वर्ड आप यूज करेंगे। एंड थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा दर्शाएगा। विल पॉइंट, विल इंडिकेट, दर्शाएगा, ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। और इसी तरह से राइट हैंड रूल में भी सेम ही है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, बस यहां पर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन और यहां पर आएगा सेंट्रल फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिखाना इसने करंट की डायरेक्शन को ही है, लेफ्ट में भी राइट में भी। थंब ने मोशन या फोर्स की डायरेक्शन ही दिखानी है, बल की दिशा ही दर्शानी है। और ये जो तर्जनी 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही दर्शाएगी। बट आपने थंब के साथ विल वर्ड या दर्शाएगा वर्ड यूज करना है लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में आपने सेंट्रल फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन, विल वर्ड इसके साथ यूज करना है कि मध्यमा दर्शाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। पूरी स्टेटमेंट ठीक लिख देते हैं और फिर उसके बाद ये छोटी सी गलती कर जाते हैं और पूरा 1 या 2 मार्क का जो क्वेश्चन आता है वो गलत हो जाता है। एंड डेफिनेटली आएगा ही आएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट हैंड इनमें से कोई एक जरूर आएगा। एंड नाउ लास्ट मिस्टेक बट नॉट द लीस्ट, वैसे ये कम स्टूडेंट्स में देखी जाती है बट स्टिल जो भी बच्चे ऐसा करते हैं वो फिर अपने मार्क्स लूज करते हैं। यूजुअली ये देखा जाता है डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन में, अंतर बताओ। लाइक हम जैसे आर्टरीज और वेन्स में जो डिफरेंस करते हैं, तो आर्टरीज वाले पॉइंट्स हम वेन्स में लिख देते हैं और वेन्स वाले पॉइंट्स जो हैं वो आर्टरीज में लिख देते हैं। सो रिवर्स पॉइंट्स इन डिफरेंसेस, कि अगर हमें 2 कंसेप्ट में डिफरेंसेस लिखने हैं तो बहुत बार मतलब अननेसेसरली या अनइंटेंशनली कई बार ऐसा हो जाता है कि हम
दोनों के पॉइंट्स को उल्टा कर देते हैं। पॉइंट्स बिल्कुल ठीक लिखे होते हैं और हमने बस उनका जो कैप्शन है वो सही कैप्शन के नीचे सही बात लिखनी है। और ऐसा कई बार इसलिए भी होता है कि जब आपने लर्न किया होता है, आपने नोटबुक में क्या किया है कि सपोज आर्टरीज पहले लिखा है, वेन्स बाद में लिखा है, सेकंड साइड पे लिखा है, और जब आप एग्जाम में करते हैं सपोज वेन्स वर्ड पहले आ गया तो आपने वेन्स लिख दिया और आर्टरीज को दूसरी साइड पे लिख दिया, बट आपने पॉइंट्स वही उतार दिए जो आपने क्रैम किए हुए थे, तो रिवर्स हो गया। तो ध्यान रखना है कि किसके नीचे किस कंसेप्ट के अंदर, किस कैप्शन के अंदर हम कौन सा पॉइंट लिख रहे हैं। सो इस तरह से दीज आर द 10 मिस्टेक्स जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं और अपने मार्क्स लूज करते हैं, स्कोर को हम डाउन ले आते हैं। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका ध्यान इन मिस्टेक्स की ओर गया होगा कि यस हाँ मेरे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो बी केयरफुल, बी विजिलेंट, विदाउट नर्वसनेस, विदाउट एंजाइटी, विदाउट हेस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 आवर्स का जो टाइम है वो सफिशिएंट है, आप बड़े आराम से पेपर कर सकते हैं। और साइंस के पेपर में तो बेटा बहुत लंबा लॉन्ग तो लिखना ही नहीं होता, सारे क्वेश्चन यूजुअली अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल बेस्ड होते हैं, एनालिसिस बेस्ड होते हैं। सो वहाँ बहुत लॉन्ग आंसर्स की तो जरूरत ही नहीं है, लाइक इन SST एग्जाम अगर हम बात करें। सो टाइम सफिशिएंट है 3 मार्क्स का। आपने अगर कंसेप्ट को अच्छे से रीड कर रखा है, अंडरस्टैंड किया हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है, सो टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट से आंसर्स लिखते जाएंगे। सो कोई हेस्ट और नर्वसनेस करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के साथ मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आप उन्हें वॉच कीजिए, उन वीडियोस को सुनिए, उन क्वेश्चंस को लर्न करिए, समझिए। कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पर भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, उसमें बहुत सारे हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम्स रेडी हैं। सो आप अपनी मिस्टेक्स का ध्यान रखेंगे सो दैट कि अच्छी तैयारी की है तो मार्क्स भी अच्छे लें। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, जो आप लोगों की मिस्टेक कह सकते हैं वो इस तरह की मिस्टेक नहीं है, बट प्लीज ऑलवेज राइट करेक्ट क्वेश्चन नंबर। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें 15 लिख देंगे, या 15 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 उसे लिख देंगे। सो एग्जामिनर के लिए रीडेबिलिटी में बड़ी प्रॉब्लम आती है। सो ऐसा मत करिए, करेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्योंकि सीक्वेंस अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप जो भी क्वेश्चन पहले कर रहे हैं प्लीज इसका क्वेश्चन नंबर करेक्ट होना चाहिए। सो रीडेबल बनाइए अपने पेपर को और बीच में स्पेस छोड़िए, हर क्वेश्चन के बाद, हर आंसर के बाद 2-3 लाइंस छोड़ दीजिए। सपोज आपको कोई पॉइंट बाद में ध्यान आ जाता है, कंप्लीट करने के लिए स्पेस हो तो वहां आपको बहुत डेंस नहीं होना पड़ेगा, बहुत यानी कि सारे पॉइंट्स आपने वहां मगल अप कर दिए बहुत छोटी सी स्पेस में, तो 2-3 लाइंस आप वहां छोड़ दीजिए। बहुत शीट्स होती हैं CBSE की आंसर शीट में एंड वो रीडेबल भी हो जाता है, गैप भी दिखता है। तो कुछ इस तरह से जब आप सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। फाइन, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। इसी तरह की कुछ और यूजफुल वीडियोस के साथ मैं आऊंगी एंड आई एम प्लानिंग कि आप लोगों के साथ लॉन्ग आंसर्स जो 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी कि उनके आंसर हमें करेक्टली कैसे लिखने हैं, कैसे पॉइंट्स बनाने हैं, कैसे कैप्शंस उसके लिखनी है और क्या करेक्ट तरीका होगा। One thing more I want to share with you all that I am going to start a 30-day revision cycle on Instagram where I will post every day a question for you. If it is MCQ or objective type, you will get to know the answer at the very moment you attempt the option. And in case the elaboration is required, that will be posted next day along with the another question. So to join and to become the part of that revision program, do follow me on the Instagram. Link will be provided in the description box. Practice hard, do well, study well. Good luck. Goodbye.